हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 1:30 बज चुका है और अभी हम लोग डेली लगाते हैं एक सेट, ठीक है। इसी सेट में आज हम लोग एक और सेट करने जा रहे हैं। जो भी पुराना सेट्स है, आप लोगों में से अगर कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसने पुराना सेट नहीं लगाया तो सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप उन सेट्स को जरूर लगाओ और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जल्दी जल्दी सबको बुला लो ताकि हम लोग सेट शुरू कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आप सब जितने ऑनलाइन आने थे आप सब आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और आज आपका फाइनल क्वेश्चन है। आपको अब तक याद हो जाना चाहिए सब चीज़। तो क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है 92वां संवैधानिक संशोधन जो था उसके तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ा गया था। ये हुआ था 2003 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था किसने? तो आनुवांशिकी का जो आधारभूत इकाई है वो है जीन। अब आपको बताना है कि इसका संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? आर्थर कॉनबर्ग ने इसका संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का वह पहला शासक कौन था जिसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करवाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। सल्तनत काल का वह शासक कौन हुआ जिसने सरकारी खर्च पर हज यात्रियों को हज पर भेजा था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। अच्छा, अफीम युद्ध से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको वो सारे पढ़ने हैं और फिर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। तो क्या होगा सही आंसर? सबसे पहला स्टेटमेंट्स देखो आप क्या क्या है। प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच 1840 में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, अफीम युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाउंस्टन थे। तीसरा, 1856 में चीन में द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। और चौथा स्टेटमेंट है, प्रथम अफीम युद्ध का अंत पैकिंग के संदेश से हुआ था। संदेश नहीं, ये संधि होगा, ठीक है। पैकिंग के संधि से हुआ था, ठीक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या होगा आपका सही आंसर? तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट वो सही है, 1840 में अफीम युद्ध हुआ था भारत और इंग्लैंड और चीन के बीच में। ये पहला अफीम युद्ध था, ये सही है। दूसरा है, अफीम युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो पाउंस्टन थे, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट 1856 में द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था, ये भी सही है। यानी पहला 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पैकिंग के संधि से प्रथम अफीम युद्ध नहीं, सेकेंड अफीम युद्ध, ठीक है। जो दूसरा अफीम युद्ध था वो समाप्त हुआ था पैकिंग के संधि से। अगला क्वेश्चन है, स्थानों से सही जोड़ा बनाएं। अच्छा, स्थानों के सही जोड़ा बनाएं यानी कुछ स्मारक दिया हुआ है और उसका कुछ स्थान दिया हुआ है, आपको सही तरीके से उसको मैच करना है। जल्दी से मैच करके बताओ क्या होगा सही आंसर। तो सबसे पहले देख लेते हैं है क्या क्या। गुफाओं, चित्र, शैलकृत मंदिर, उसके बाद है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसुस और सूर्य मंदिर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सा स्मारक कहाँ पे है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। गुफाओं का चित्र जो आपको मिलता है, गुफाओं में चित्र, वो मिलता है अजंता में। अजंता गुफाओं में बहुत सारा चित्र है, ठीक है। शैलकृत मंदिर कहाँ मिलता है आपको? शैलकृत मंदिर, तो शैलकृत मंदिर आपको एलोरा में मिलता है। उसके बाद बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, ये कहाँ है? ये है आपका गोवा में, तो वेला गोवा हो जाएगा आपका बेसिलस ऑफ बॉम जेसस, ठीक है। और उसके बाद है सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ठीक है। बहुत ही फेमस है सन टेम्पल, क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ये आपको बताना है। रावी नदी का उद्गम जल्दी बताओ कहाँ से हुआ है। तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है। कहाँ हुआ है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर ऑस्ट्रिया का है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को किस नाम से हम लोग पुकारते हैं?
तो वो नाम है इनका बोल्सन। क्या है? बोल्सन। तो रेगिस्तानी बोल्सन क्या है ये भी आपको याद रखना है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? जो चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ बेसिन है उसको क्या कहा जाता है? उसको बोल्सन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संगम युग से संबंधित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, संगम युग से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या क्या स्टेटमेंट है? पहला है संगम का तात्पर्य तमिल भाषाओं के विद्वान का सभा है। दूसरा है संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया था और यह तीनों संगम पल्लवों के संरक्षण में किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है संगम युग में कराई एक प्रकार का भूकर हुआ करता था। और चौथा है संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय मनरम कहलाता था। यानी सबसे बड़ा न्यायालय जो था, जो राजा का सभा हुआ करता था, उसको मनरम कहते थे। अब आपको ये बताना है इसमें कौन कौन सही है, जल्दी बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। संगम का तात्पर्य जो है वो तमिल भाषाओं के विद्वानों का सभा है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। संगम साहित्य का संकलन 3 संगम में किया गया था, ये सही है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है यह तीनों संगम पल्लवों के संरक्षण में हुआ था, ये गलत है। ये तीनों जो संगम हुआ था यह पांड्य के संरक्षण में हुआ था। किसके? पांड्य के। ठीक है। और पांड्य से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ से याद रखना है। पांड्य से रिलेटेड नहीं, संगम से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसमें मेनली जो है वो 3 डायनेस्टी है जो साउथ इंडिया का है, जिसका चर्चा आपको मिलता है। वो है चोल, चेर और पांड्य। कौन कौन सा है? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। इसमें पल्लव का कहीं कोई चर्चा आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है। तो आपका वो स्टेटमेंट गलत है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कराई, कराई क्या था? एक तरह का भूकर था, ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा क्या है? जो राजा की सबसे बड़ी सभा थी, जिसको जो सबसे बड़ी न्यायालय के रूप में काम करती थी, उसको मनरम कहा जाता था, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और संगम काल से आपको याद रखना है कि संगम काल का जो संगम साहित्य है उसमें एक बहुत ही फेमस व्याकरण है जो आपसे पूछा जाता है। संगम योगिनी व्याकरण कौन सा है? तोलकाप्पियम, नाम आपने सुना होगा। ठीक है। उस बुक का नाम है तोलकाप्पियम, जो तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ कहाँ थी? तो मल्ल की राजधानी थी कुशावती। कहाँ थी? कुशावती। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितना बार मिलता है? ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख आपको कितनी बार मिलती है? जल्दी बताओ कितनी बार मिलती है यमुना का उल्लेख? तो यमुना का उल्लेख टोटल 3 बार आपको मिलता है। ठीक है। जो भी रिवर्स हैं ऋग्वेद में जिसका उच्चारण है कितना बार क्या गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक चर्चा किसका मिलता है? तो सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है सर्वाधिक पवित्र सरस्वती थी, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जो है वह सिंधु नदी की मिलती है। गंगा का चर्चा 1 बार मिलता है, 1 बार उल्लेख है, और यमुना का 3 बार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क का जन्म 1815 में कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ था। अब आपको ये बताना है 1815 में बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया लॉर्ड रिपन को। किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया, जो 1880 से लेकर 84 तक शासन में रहे थे। ठीक है। और इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है जल्दी बताओ। एक क्रिकेटिंग लाइफ, तो ये हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिंग्सन। कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिंग्स। ठीक है। और ये एक ब्रिटिश क्रिकेट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने लिखा है एक क्रिकेटिंग लाइफ। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इगोर सिकोर्स्की के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। नष्टनीर पर आधारित वो कौन सा मूवी है जिसका डायरेक्शन जो है वो सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था? कौन सा वो मूवी है जल्दी बताओ। तो वो मूवी है आपका कौन सा? वो है चारुलता।
कौन सा है? चारुलता मूवी है, जिसका डायरेक्शन सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक बुक है नेस्ट नीर, उसी पे ये आश्रित था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, और तीसरा है महाशक्तियों के बीच तनाव। तो ये सभी उपर्युक्त सभी जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सब सही है, ठीक है। मेनली जो शीत युद्ध का उल्लेख हम लोग देखते हैं वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो हुआ था, ठीक है, और ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था, ठीक है। और ये शीत युद्ध दुनिया के लिए और स्पेशली अगर यूएसएसआर के लिए बात करें तो बहुत ही घातक रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुनिया का सबसे बड़ा नम महाद्वीप माना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा नम महाद्वीप किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? यह माना जाता है दक्षिण अमेरिका को। किसको? दक्षिण अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा नम महाद्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल का पद निम्न में से किस अधिनियम के तहत आता है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दिल्ली के उपराज्यपाल का पद किस अधिनियम के तहत आता है? किस अधिनियम के तहत? दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत ये पद आता है। और अभी वहां के उपराज्यपाल कौन है? ये हैं अनिल बैजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? लगभग कितनी है पृथ्वी की परिधि? कितनी है लगभग? तो ये है लगभग 40,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी का परिधि। इसमें अगर हम लोग और करीब जाते तो ये आपका आंसर होता है 40,000 लगभग 75, ठीक है। ये होता है पृथ्वी का जो परिधि है यानी पेरीमीटर है वो, यानी 40,000 के आसपास आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काला राम मंदिर आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? काला राम मंदिर आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। काला राम मंदिर आंदोलन किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है? और जो ये आंदोलन था, ठीक है, वो व्यापक रूप से आपका जो नासिक एरिया है वहां पे ये फैला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बाघ अभ्यारण्य आप जब उत्तर से दक्षिण की ओर सजाओगे भारत के मैप पे तो आपका जो सही क्रम होगा वो कौन सा दिया हुआ है? जल्दी से बताओ। सबसे पहले देख लो क्या क्या है। दुधवा, कान्हा, इंद्रावती और बांदीपुर, ये चार हैं, चारों को अरेंज करना है। तो इनका आपको सबसे पहले जगह पता करना होगा कहाँ पे है, तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका एक क्वेश्चन में चार चीज़ों का डिटेल जान लिया गया है। चलो देखते हैं। दुधवा कहाँ है? यह है यूपी में। कान्हा कहाँ है? यह है एमपी में, ठीक है। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती जो है यह छत्तीसगढ़ में है। और बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको दुधवा मिलेगा, ठीक है, यूपी में। उसके बाद एमपी में आपको कान्हा मिलेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती मिलेगा और कर्नाटक में बांदीपुर मिलेगा, यानी यही सही ऑर्डर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी? छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह किसने कहा था? तो छोटा लक्ष्य अपराध होता है ये कहा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सहसंबंधित कीजिए। तो आपको कुछ संग्रहालय दिया हुआ है और उसका कुछ स्थान दिया हुआ है, आपको मैच करना है। पहला क्या है? आशुतोष संग्रहालय, फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तीसरा है केलिको संग्रहालय और चौथा है राजा केलकर संग्रहालय। जल्दी से मैच करो और बताओ क्या होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर आपका? सबसे पहला देखो आशुतोष संग्रहालय, ये कहाँ है? ये है कोलकाता में। उसके बाद है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ है? ये है मुंबई में। फिर है केलिको संग्रहालय, केलिको संग्रहालय कहाँ है? ये है अहमदाबाद में, ठीक है। और राजा केलकर संग्रहालय कहाँ है? ये है पुणे में। आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा बी, जो इसका सही मैच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? झूलता मीनार कहाँ स्थित है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा। झूलता मीनार कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, उसको पूरी तरह से बजाने में कितना समय लगता है? ये लगता है 52 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है?
सबसे पुराना जो यहाँ का लेबर यूनियन है, ठीक है, वह कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन भारत का कौन सा है? तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा AITUC, ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारत का पहला मजदूर संघ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी आपको याद रखना है, वो है 1920, ठीक है। 1920 में सबसे पहला मजदूर संघ की स्थापना हुई जिसका नाम था AITUC, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? जल्दी बताओ। बराबर वर्षा, जिन स्थानों पे बराबर वर्षा होती है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मानचित्र पर? क्या कहा जाता है उनको? जल्दी बताओ। तो उनको कहा जाता है आइसोहाइड, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्या है? आइसोबार, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर समान हो उसको आइसोबार कहा जाता है। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन किसको कहा जाता है? जहाँ पे समान सैलिनिटी हो, यानी जो लवणता होती है वहाँ जहाँ समान हो उसको आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहाइब्स क्या हो गया? आइसोहिप्स या आइसोहाइब्स, ये क्या होता है? ये होता है समान ऊंचाई वाला, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्टूर लाइंस भी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है आइसोहिप्स, ठीक है। और कुछ ऐसो लाइंस हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, जो मुझे याद है मैं अभी बता देता हूँ। आइसोहेल, आइसोहेल अगर आपसे पूछा जाए ये क्या होता है? आइसोहेल का मतलब हो गया जहाँ पे समान रूप से धूप पड़ती है, ठीक है, तो उसको आइसोहेल बोलते हैं। उसके बाद और होता है आपका आइसोबाथ, ठीक है, ये सब कॉमन है। आइसोबाथ यानी समान गहराई वाला जो जगह है उसको आइसोबाथ कहते हैं। आइसोनेफ, आइसोनेफ क्या होता है? दो चीज़ यहाँ से आ सकता है, आइसोनेफ और नीफ, ठीक है, तो दोनों चीज़ों में अंतर है। आइसोनेफ क्या हो गया? जहाँ पे समान रूप से मेघ रहता है, और आइसोनीफ हो गया जहाँ पे समान रूप से हिमपात यानी स्नोफॉल होता है, ठीक है। एक और याद आ रहा है, इसको भी नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आइसोब्रॉन्ट, आइसोब्रॉन्ट किसको कहते हैं? जल्दी बताओ अगर किसी को पता है तो। आइसोब्रॉन्ट, तो जहाँ पे समान रूप से जो थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, आपका उसको क्या बोलते हैं? आंधी तूफान के बाद जो बिजली कड़कती है, ठीक है, जहाँ पे समान रूप से वो आता है उसको आइसोब्रॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, आपको ये बताना है। जल्दी बताओ किन राज्यों की सिंचाई होती है? यह है उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ की सिंचाई होती है, जहाँ के क्षेत्रों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से, ठीक है। रिहंद बांध परियोजना जो है इसका दूसरा नाम भी है, किसी को पता है? जल्दी बताओ दूसरा नाम क्या है। और आप सभी वो जान रहे हो, पर आपको ये कन्फ्यूजन होता है, ये दोनों एक ही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम है, जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम है, वह रिहंद बांध ही है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? किसी को पता है? जल्दी बताओ रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, ठीक है। और जो ये रिहंद बांध है ये बना हुआ कहाँ पे है, किस जगह पर? तो पिपरी, पिपरी जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है, पिपरी सोनभद्र यूपी, ठीक है, यहाँ पे ये बांध बना हुआ है और उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है 1000 जिलों की भूमि? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहद आसान क्वेश्चन है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए वह प्रसिद्ध है। काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली एक सिंगी गैंडा के लिए वह प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो ये असम में है। लेकिन अब सिर्फ स्टेट आपको याद नहीं रखना है, आपको वो जगह भी याद रखना है जहाँ पर ये है, क्योंकि अब स्टेट के अलावे वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। कहाँ ये कंचनजोरी जगह में, असम में एक जगह है कंचनजोरी, ठीक है, वहीं पर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जल्दी बताओ
किसने किया था? ये किया था कैप्टन डनवर ने, ठीक है। और सबसे पहले यही आए, इसके बाद 2-3 और आए, डगलस वगैरह से भी इनका हुआ था सामना। डगलस ने गोली मारा था उनके हाथ में, आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद इनको हाथ इन्फेक्शन ना हो इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट दिया था कुंवर सिंह ने। और जो सबसे पहले थे वो थे कैप्टन डनवर, ठीक है। कुंवर सिंह ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, 1857 के क्रांति में, और ये जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, 3 आपका दिया हुआ है आंदोलन, इसमें बताना है सचिदानंद सिन्हा किससे जुड़े थे या इनमें से किसी से नहीं थे। तो सचिदानंद सिन्हा इनमें से किसी से नहीं जुड़े थे, ठीक है। वो एक लेखक थे, एक वकील थे और एक जर्नलिस्ट भी थे, और वो उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन इन चीज़ों से वो नहीं जुड़े हुए थे। सचिदानंद सिन्हा का आप नाम कैसे जानते हो? आपको पता है जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, टेम्पररी अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा, वो यही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जिन्होंने गांधी जी को बिहार बुलाया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, आपको ये बताना है ये किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरावा गांव के निवासी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मादा जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मादा जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 फरवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है या किसे आमंत्रित किया गया था? जल्दी बताओ। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अब होने वाला है 2021 में, ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन 2020 कहीं कहीं लिखा जाता है इसको, कहीं कहीं 2021 लिखा जाता है। कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन हो गया है। अब आपको ये बताना है भारत का सद्भावना राजदूत जो नियुक्त किया गया था इसमें वो कौन थे? कौन थे भारत के सद्भावना राजदूत? वो थे सौरभ गांगुली, ठीक है। अब अगर चेंज होना होगा तो फिर ये कोविड-19 का एक बार थोड़ा असर कम हो जाए उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन याद आपको रखना है कौन थे नियुक्त। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपको ये प्रोग्राम का नाम याद रखना है, ठीक है। क्या है प्रोग्राम का नाम? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। और उसके बाद पाथवे फॉर इंक्लूजन एंड एक्शन फॉर रेजिलिएशन, ठीक है। तो इस नाम से एक मीटिंग आयोजित की गई थी, एक सभा आयोजित की गई थी। आपको ये बताना है किसने इसका आयोजन किया था? किसने इसका आयोजन किया था? तो ये नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका एक ही हो गया, कोई बात नहीं, आप इसमें सी या डी जो भी आपने किया आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? ये बताओ। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? ये अनाउंस किया था हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस किया था। तो कौन से स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे 1.12 करोड़ मकानों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। मार्च तक लगभग 1.12 करोड़ मकान को मंजूरी दे दिया जाना था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। हो सकता है कोविड-19 के कारण थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है, लेकिन लक्ष्य हासिल हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन आपका है ये मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम रखा गया है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी, क्या नाम रखा गया है? रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी, इसको लॉन्च किया है। अब आपको यह बताना है अस्पताल में भर्ती होने के 90 दिन पूर्व और कितने दिनों के बाद यह जो पॉलिसी है कवर देता है। कितने दिनों के बाद? यह है लगभग 180 दिनों के बाद, ठीक है। 90 दिन पूर्व हॉस्पिटल में भर्ती होने के और भर्ती होने के 180 दिनों के बाद का ये कवर देता है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था फरवरी 2020 में? कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था कोची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
डिक्लेरेशन, लखनऊ डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह भारत अफ्रीका रक्षा कॉन्क्लेव था, ठीक है। इसका नाम रखा गया लखनऊ डिक्लेरेशन, ठीक है, भारत अफ्रीका रक्षा कॉन्क्लेव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत अफ्रीका रक्षा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स 15 डेली में इसलिए डालता हूँ ताकि आप जब भी आपका एग्जाम हो वहां तक अगर आप डेली सीरियसली पढ़ रहे हो तो आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग से करंट अफेयर्स का भी एक सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जल्दी आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप ये पढ़ते जाओ। ये तो टेस्ट में आपका चलता ही जाएगा, उसको हम लोग अलग से एक सेशन के रूप में कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार प्राप्त किया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार किसने प्राप्त किया? जल्दी बताओ, किसने प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया गया था डॉक्टर NS धर्मशक्तु और कुष्ठ मिशन ट्रस्ट, इन दोनों को ये मिला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी A और C दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लौटी हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में वह कितने दिनों तक रही थी? ये आपको बताना है। कितने दिन इन्होंने बिताया था? बहुत बार मैंने बताया हुआ आपको, 328 दिन, ठीक है। एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किर्क डगलस का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस फील्ड से बिलोंग करते थे? किर्क डगलस किस फील्ड से बिलोंग करते थे? किस फील्ड से? तो यह अभिनय, यानी यह एक अभिनेता थे। क्या थे ये एक अभिनेता थे किर्क डगलस, ये अमेरिकन एक्टर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में निम्नलिखित में से किस टीम ने फरवरी 2020 में डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी के लिए जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल जीता? डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी के लिए जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आपको ये बताना है, किसने जीता था, किस राज्य ने? तो ये जीता गया था मिजोरम के द्वारा। किसके द्वारा? मिजोरम के द्वारा ये जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने देश भर में कितने स्थानों पर उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? कितने स्थानों पर? जल्दी बताओ, कितने स्थानों पर? टोटल 7 स्थानों पर। तो भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ये दोनों मिलकर देश भर में लगभग 7 स्थानों पर उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने करदाता का अनुमान लगाने के लिए ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है? ई कैलकुलेटर, कितना टैक्स आप पे करने वाले हो, ये कैलकुलेट करने के लिए अपने वेबसाइट पे किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है आयकर विभाग के द्वारा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? देखो आपसे ईयर डाल के कंफ्यूज आपको किया जा सकता है। 2019 का भी आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो 19 का याद रखना है स्पेसिफिकली और 20 का अलग से, ठीक है। तो 19 में अगर पूछा जाता तो 19 का रैंक था 36, लेकिन 20 का रैंक कितना है? 20 में है, 2020 में जो रैंक है वो है 40। 19 में देश भी टोटल 50 था और 20 में टोटल 53 देश हो गया है, ठीक है। और इसमें इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसमें टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है US, जो पहले से टॉप पर ही है, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट आपको कंपेरेटिवली इजी लगा होगा, लेकिन बहुत चीज़ आपने न्यू सीखा होगा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।